फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर यूनिक मस्ती में। चलिए सीरीज़ को बढ़ाते हुए फिर से नए जोश के साथ नई क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के फिर इसमें क्वेश्चन है और एक से एक लाजवाब क्वेश्चन है। आप पूरा वीडियो को देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आने वाली जो आपको एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस राज्य में लेमेरू एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये थोड़ा करंट टाइप का है लेकिन वो तो अच्छा क्वेश्चन है कि लेमेरू एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या है? लेमेरू एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? देखिए ये 2023 में भी 2023 के अभी प्रेजेंट टाइम में भी अभी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये अभी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका, UDID कार्ड किससे संबंधित है? मतलब ये UDID कार्ड जो है वो गरीबी से बेरोजगार, ट्रांसजेंडर या दिव्यांग जनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिव्यांग जनों से है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड रहते हैं उनसे रिलेटेड है। कौन सा? UDID मतलब दिव्यांग जनों से रिलेटेड है UDID। अगला क्वेश्चन आपका, अचीवर्स कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, गोल्फ, हॉकी, कबड्डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अचीवर्स कप किससे संबंधित है? तो आप याद रखेंगे गोल्फ से, और भी गोल्फ से एक दो याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि कप से ज़रूर क्वेश्चन आता है तो बहुत ध्यान से रखेंगे। जैसे गोल्फ का एक वाकर कप बहुत बार पूछा गया है, वाकर कप भी किससे संबंधित है? अचीवर्स कप और वाकर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से। जैसे आप जानते हैं क्रिकेट से कौन सा संबंधित है? देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। और इस तरह का जैसे हॉकी से बात करेंगे बहुत फेमस है आगा खां ट्रॉफी। और आपका राइडर कप भी किससे संबंधित है? गोल्फ से ही। तो आगा खां कप भी किससे संबंधित है आपका? तो हॉकी से। उसी तरह का यहाँ का बात किया गया है आपका। तो इस तरह का जो कुछ है, जो जैसे आपका बैडमिंटन से सुधीरमन कप, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सब किससे संबंधित है? क्रिकेट से। तो कुछ जो है आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। जैसे फुटबॉल का भी डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रॉबर्ट्स कप, ये सब आपको आने वाले एग्जाम में एक आध क्वेश्चन इसे ज़रूर रहते हैं। और वहाँ पर क्या कहता है, बहुत बार कंफ्यूज कर जाता है कि वहाँ पर जल्दी में रहता बहुत हल्का, बस जल्दी करने के चक्कर में बहुत बार रॉन्ग हो जाते हैं। तो बहुत थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से आपको करना है। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बिहार राज्य में शुरू किया गया PPR जो है PPR रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2021 में मतलब चालू किया गया था, किस पशु से संबंधित है? मतलब PPR जो है वो किस पशु से संबंधित रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था? गाय, भैंस, बकरी, भेड़ या मुर्गी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बकरी या भेड़ से। मतलब एक बीमारी आया था, उसको PPR मतलब एक तरह का वैक्सीन दिया गया था, नियंत्रक कार्यक्रम चलाया गया था। तो कौन सा? बकरी और भेड़ से है PPR का संबंधित। ये बिहार से रिलेटेड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर आपका, किस राज्य में विलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए भौगोलिक सांकेतिक GI टैग प्रदान किया गया है? देखिए GI टैग से भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जरूर ध्यान रखेंगे। GI टैग किसको प्रदान किया गया है? विलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने। लेकिन ये किस राज्य से संबंधित है? जो आपका विलाचेरी में बने जो है मिट्टी के खिलौना किस राज्य से संबंधित है? तो आप याद रखेंगे ये तमिलनाडु के संबंधित है। कहाँ से? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। आप जानते हैं वहाँ का अभी कौन है मुख्यमंत्री? MK स्टालिन। ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री राज्यपाल भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, हाल ही में जारी QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में शीर्ष पे रहा। ये 2021 की जगह आप 2023 कर लीजिए। मैं 2023 का बता देता हूँ कि 2023 में भी जो शीर्ष पे रहा है वो MIT, ये अमेरिका का यूनिवर्सिटी है, USA का MIT, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्टकट में MIT बोलते हैं। ये भी प्रथम स्थान पे रहा है आपका। और यहाँ पे देख लीजिए, और जो भारत का है 149वां नंबर पे है QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। 149वें में किसको मिला है? IIT बॉम्बे को। किसको मिला है? IIT बॉम्बे को मिला है 149वां स्थान। 1 नंबर पे कौन है? मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये आपको मैं कब का बता रहा हूँ? तो 2023 का ये डाटा बता रहा हूँ। तो ये भी याद रखेंगे क्योंकि करंट अफेयर भी उसमें लिखा हुआ साफ साफ
कि आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है, मतलब किस तरह का कृषि बिहार में होता है, जीवनदायी, निर्यात उन्मुखी, आत्मनिर्भर या व्यवसायी। तो इसको कूट मतलब चुने तो कौन कौन सा किस तरह का है, तो आप याद रखेंगे मतलब जीवनदायी मतलब सभी एक तरह का बोला जाए सिर्फ खाना पीना पर ज़्यादा निर्भर है। देखिए क्योंकि बिहार में जो है वो बहुत ज़्यादा चावल या गेहूं का उत्पादन नहीं होता, तो सिर्फ क्या होता है जीवन निर्यात, मतलब सिर्फ जीवन उस पर क्या होता है डिपेंड है तो किसी केवल और केवल जीवनदायी। 8 नंबर का। 9 नंबर का बोल रहा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, तो आप याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1931 में। कब गठन हुआ था, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था 1931 ईस्वी में बना था बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो है अब एक तरह का बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो संस्थापक था गंगाराम सिन्हा, याद रखेंगे। ऐसे जनरली नहीं पूछा जाएगा, जनरली स्थापना भी है तो ये भी याद रखेंगे, गंगाराम सिन्हा जो है वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर है, कहाँ की सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए न्यू यूनटेब योजना शुरू की है। यूनटेब, पुदुचेरी, लद्दाख, गुजरात, चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लद्दाख ने क्या शुरू किया है यूनटेब योजना, वहाँ का डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। 11 नंबर का क्वेश्चन है वैश्विक ऊष्मन निम्न में से किसके उत्सर्जन के कारण होता है। मतलब देख रहे हैं कि आज ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ऊष्मन को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में बहुत सुने होंगे पेपर में न्यूज में, ग्लोबल वार्मिंग उसी को बोला जाता है वैश्विक ऊष्मन। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मुख्य रूप से उत्सर्जन हो जा रहा है, गर्मी बढ़ रहा है लगातार, तो वो किसके कारण बढ़ रहा है, तो याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड। और याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अब जनरली जो कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में जो सबसे पहली बार जो है कब पार कर चुका था 301, याद रखेंगे 1950 में। एक बहुत ही अच्छा डाटा है, 1950 में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में जहां 315 ppm था, कितना था 315 ppm। इसका मतलब आप ppm का फुल फॉर्म जानते थे, आप जानते होंगे ppm का मतलब क्या होता है, ये ppm का मतलब होता है पर एक सेकेंड, इसको मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा कि ppm का मतलब क्या होता है, अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये होता है कि पर पार्टिकल ऐसे कुछ होता है, तो मैं ppm का बाद में बता दूंगा। तो उस 1950 में कितना था 315 ppm था, कितना 315 ppm था, याद आ गया है इसका। देखिए पार्ट्स पर मिलियन, इसका ppm का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। लेकिन 21वीं सदी में जो आपका 2021, 22, 23 जो चल रहा है 21वीं सदी में ये कितना ppm पहुंच चुका है 650 से 950 के आसपास पहुंच गया, 650 से 950। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा का अंतर है, लगभग 3 गुना बढ़ चुका है, 2-2.5 से 3 गुना तक बढ़ोतरी हो चुका है। इसलिए आज देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी या बारिश भी बहुत अच्छी से नहीं हो पा रही है। अब ppm का फॉर्म आपको बता दिए थे, पर याद रखेंगे बहुत ये भी है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन इसको ppm बोला जाता है। किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने फेगयुन 4B नामक उपग्रह लॉन्च किया था, फेगयुन 4B नामक उपग्रह लॉन्च किया था, चीन, रूस, अमेरिका, जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन ने क्या लॉन्च किया था, फेगयुन 4B। फेगयुन 4B जो लॉन्च किया गया था आपका उपग्रह, जो सैटेलाइट लॉन्च किया था किस देश के द्वारा, तो चीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आप याद रखेंगे बहुत बारी फेमस क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। आप बहुत बार भी पूछा भी गया है, हेली नेशनल पार्क रखा गया, पुराना नाम था इसका, जिसको बाद में जिम्स कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। और ये कब स्थापना हुआ था ये भी याद रखेंगे 1936 में। कहाँ पर, यूके का मतलब आपका उत्तराखंड, ना कि आपका यूनाइटेड किंगडम। ये कहाँ, उत्तराखंड में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत है। तो नवीकरणीय स्रोत का मतलब होता है वो जो कभी खत्म नहीं हो, नवीकरणीय स्रोत का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो। अनवीकरणीय मतलब जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये खत्म हो जाएगा तो फिर से नहीं बना जा सकता। लेकिन नवीकरणीय किसको बोलते हैं, सौर लाइट,
आपका जो समुद्र से हमको जो गर्मी निकलता है, ये सब क्या है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें कौन सा है, आप याद रखेंगे 14 का ई मारना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपका सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये दोनों क्या है, आपका नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पेट्रोल और कोयला ये दोनों क्या है, और नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो ये आंसर दोनों होगा, इसलिए आपको आंसर विटामिन ये ई करना पड़ेगा आपको। हाल ही में जदयू ने किस राजनीतिक दल का विलय किया गया है। देखिए ये सब करेंट अफेयर का क्वेश्चन है उस टाइम का, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, वो विलय इधर से टूट फूट होते रहता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, देखिए भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है जनरली। तो देखिए आपका चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। दिल्ली जो है सबसे ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते रहता है। 15 नंबर का जो क्वेश्चन बोला था कि किस पार्टी में विलय हुआ था, तो करेंट में हम जानते हैं कि जदयू का विलय भी किस में है, आरजेडी में है। जदयू का विलय भी किस में किया गया है, तो आरजेडी में। ये भी आप ध्यान करें, अगर पूछा तो मैं आपको बता दिया हूँ कि आरजेडी में भी विलय हुआ है। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका 17 नंबर, निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है। पौधे की पत्तियां, गोबर, खाद्य पदार्थ, प्लास्टिक। तो याद रखिएगा आप जो प्लास्टिक घर में जो रोज़मर्रा के सामान यूज करते हैं या घर में प्लास्टिक है, वो क्या करता है, जीवाणु उसको नहीं खा सकता, इसलिए प्लास्टिक प्रदूषण बहुत बड़ा समस्या बनते जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपका भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी। बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन आपका, भोपाल गैस त्रासदी घटना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भोपाल गैस 3 दिसंबर 1984। कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को। कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन को आप एक करेक्ट कर सकते हैं, आपको 1985 की जगह 84 कर लीजिए, 1984। 3 दिसंबर 1984 कौन सा गैस का वो मतलब लीक हुआ था जिसके कारण हज़ारों लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई थी। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये कार्बाइड कंपनी, अमेरिका का एक कार्बाइड कंपनी था, यूनियन कार्बाइड कीटनाशक कंपनी था, जो क्या चूहा का दवाई बनाता था। उसी में एक वो क्या हुआ था, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या हुआ, रिसाव हो गया, और इससे हज़ारों लोगों का मृत्यु हो गया। अब आपको मन में आएगा कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, पूछ भी सकता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है आपका CH3NCO। ये आपका मिथाइल साइनाइड का फॉर्मूला है, CH3NCO, ये मिथाइल साइनाइड का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर का। 19 नंबर देखिए, बिहार में ऑपरेशन चाणक्य क्यों शुरू किया गया था। ऑपरेशन चाणक्य जो है वो क्यों शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा बाजार में दैनिक आवश्यक वस्तुओं में मिलावट को समाप्त करने के लिए। जैसे आप देखते हैं बहुत सारा मिलावटी वस्तु को धंधा बन चुका है, अभी बहुत ज़्यादा मिलावटी वस्तुओं को बेचा जाता है, तो उसको रोकने के लिए कौन सा शुरू किया गया था, ऑपरेशन चाणक्य। 20 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सी कारों के इंजन की अपशिष्ट गैसों के उत्प्रेरक परिवर्तक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पानी में परिवर्तित कर देते हैं। उत्प्रेरक किससे बना होता है, मतलब होता है बहुत से कार के इंजन में अपशिष्ट गैस का एक उत्प्रेरी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और पानी में परिवर्तन कर देता है, एक उत्प्रेरक लगा रहता है, उसको क्या बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्लेटिनम और रोडियम। प्लेटिनम रोडियम नामक क्या होता है, उसमें कैटेलिस्ट लगा रहता है, जिसको उत्प्रेरक कहते हैं, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और पानी में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है अपशिष्ट गैस को। आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अभी तक देख रहे हैं। अब पूरा वीडियो को देखिए, आपसे रिक्वेस्ट रहता है कि देखिए इतना तो टाइम जरूर हो कि 15, 20, 25 मिनट आपके पास टाइम हो। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन का देखिए हम डिटेल, और बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है, ये तो आप जान ही रहे हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप जरूर इस क्वेश्चन का वैल्यू जानते होंगे कि ये किस तरह का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है। अब पुस्तक से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, और खास करके करंट अफेयर में जो पुस्तक लॉन्च हुआ है उसको जरूर आप ध्यान में रखेंगे। तो ये पुस्तक किसने लिखी थी, 1932 द लॉन्ग जर्नी होम। तो इस पुस्तक का लेखक जो हैं वो आपके हैं विनोद कापरी। विनोद कापरी जो हैं 1232 द लॉन्ग जर्नी होम के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, तंजोर चित्रकारी किस पर की जाती है। तंजोर का जो चित्रकारी है वह किस पर की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ठोस लकड़ी के टुकड़े पर। किस पर किया जाता है, ठोस लकड़ी के टुकड़े पर तंजोर की चित्रकारी किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कहाँ स्थित है? ये असम में है। और ये किस नदी पर बना है माजुली द्वीप? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पर बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जरूर ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है देखिए 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति के सिफारिश पर बनाया गया? VVI क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा, जरूर आपसे पूछा जाएगा कि नई शिक्षा नीति जो है 24 नंबर सिफारिश किसके सिफारिश पर लागू किया गया? नई शिक्षा नीति 2020 का। तो आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा कस्तूरी रंगन के सिफारिश पर। कस्तूरी रंगन जो सिफारिश इस पर किए थे के कस्तूरी रंगन, उसके सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 की लाया गया था। के कस्तूरी रंगन समिति। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, एकदम ध्यान रखेंगे इस पर। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए 25 नंबर रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? मतलब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बिहार का नायब दीवान किसे नियुक्त किया गया है? बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? राजा सीताब राय को। राजा सीताब राय, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, राजा सीताब राय को किसे क्या किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा नायब दीवान घोषित किया गया था बिहार का। ये देखिए ये क्वेश्चन आपका 25 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए आपको, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, इसमें रीजनिंग और मैथ भी है। तो ये रीजनिंग मैथ भी, क्योंकि इसमें सबको साइंस भी है, तो सभी तरह का क्वेश्चन को मैं रिलेट करके लाया हूँ। और पूरा वीडियो को देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है ये आपका। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यूरेनियम का आइसोटोप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे इसमें क्या है, कर्क रोग का उपचार, हवाई जहाज का ईंधन में, या आपका है घेघे के उपचार, या परमाणु रिएक्टर के ईंधन में। तो यूरेनियम का जो आइसोटोप होता है वह किस में किया जाता है? आप जानते होंगे, आप परमाणु रिएक्टर में जो बिजली उत्पादन किया जाता है उससे ये उसी से रिलेटेड है, परमाणु रिएक्टर के ईंधन में। फरवरी 2018 में टाटा सन्स के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला? तो देखिए अभी जो वर्तमान 2023 में है उनका नाम है सिद्धार्थ। उनका नाम क्या है जो टाटा सन्स का अभी क्या नाम है उनका? सिद्धार्थ। आप याद रखेंगे, वो ओल्ड वाला था उसको छोड़ दीजिए, अब नया है सिद्धार्थ। ये भी देखिए ट्रम्प शासन में, ये भी ओल्ड क्वेश्चन है तो इसको आप भी छोड़ सकते हैं। अगला करंट अफेयर था तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। देखिए अगला है पार्थेनोग्राफी को किस रूप से परिभाषित किया जाता है? पार्थेनोग्राफी किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पार्थेनोग्राफी किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पार्थेनोग्राफी का जो संबंध है वो किससे है? निषेचन के साथ जड़ों का विकास, निषेचन के साथ फलों का विकास, और आपका निषेचन के बिना जड़ों का विकास या निषेचन के बिना फलों का विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निषेचन के बिना फलों का विकास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निषेचन के बिना फलों का विकास। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन है देखिए आपका, अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, दिए गए विचारों को निर्णय और प्रश्न का उत्तर दे दे। देखिए यहाँ पर लिखा गया कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? रीजनिंग का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि कुल संख्या कितनी है, और कथन कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है कि श्री एक्स का रैंक कक्षा के ऊपर से 15 है और श्री एक्स की कक्षा में नीचे से रैंक 26 है। देखिए आपको टोटल संख्या पूछा है, एक्स का ऊपर से भी दिया हुआ है, नीचे से दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि कुल संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? 15 + 26 करेंगे और -1 कर देंगे टोटल में से, क्योंकि देखिए एक ही आदमी का 2 बार आप नहीं ऐड कर सकते हैं। 15 26 को ऐड कर देंगे और 1 माइनस कर देंगे। तो इसीलिए आपको क्या चाहिए? तो इसमें आपको दोनों का चाहिए, दोनों कथन होगा तब आप इसका राइट आंसर निकाल पाएंगे। प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और दोनों मिलकर पर्याप्त हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, ये मैथ का है और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। वेट शामिल करने पर एक टेलीविज़न का मूल्य 14,000 हो जाता है। यदि वेट का दर 12% है तो टेलीविज़न के मूल्य कीमत कितना है? मतलब वेट लगाकर 14,000 है। अगर सिर्फ पूछ रहा है कि वेट का कितना है, तो देखिए वेट जो आपका 14,000 है ये किसका वेट लगाकर है? मतलब 12% का वेट लगाकर आपका 14,000 है। तो 12% कोई भी चीज़ 100% होता है और 12% जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा। और इसको अगर कोई भी चीज़ होता है तो उसको
अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मूल्य कीमत आपका निकल जाएगा। तो देखिए 14 अठी बरहोतल से आप जान रहे हैं, इसको आप अगर करना चाहेंगे तो 14 अठी बरहोतल से आप यहाँ चाहेंगे तो 1000 रख सकते हैं इधर। और यहाँ पे कितना आ गया 8, तो यहाँ पे हो गया आपका 2 चौक 8 और 25 चौके 100, 2 चौक 8 और 25 चौके 100। यहाँ पर करेंगे 1000 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 500। तो 25 पचे 125, मतलब देखिए एक ही का ऑप्शन है 25 पचे 125, मतलब 12500। इसका मूल कीमत कितना था 12500। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका केमिस्ट्री का है, किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है। मतलब किसी एक सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा n², क्योंकि जैसे आप देख लीजिए किसी का भी, जैसे आप सोडियम का कितना होता है 11, तो 11 का आप कैसे तोड़ते हैं 2 8 1, तो 2 8 1 मैक्सिमम जो बोल रहा है किसी सेल में आप कितना रख सकते हैं, मैक्सिमम जो रख सकते हैं वो n² का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो वो मैक्सिमम आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे सोडियम का, यहाँ पे देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1। और सबसे बोला जाता है कि ऑक्टेट जो होता है कि किसी भी मतलब ये किसी भी तत्व का जो आपका अस्थाई होने के लिए वो क्या करना चाहता है, वो हमेशा ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। लास्ट में आपका 8 या तो दो भी एक है, जैसे हीलियम आपका वो ऑक्टेट नहीं है बट वो भी क्या है एक अस्थाई तत्व है, लेकिन आपका जनरली कितना होता है 8 ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1875 को विभाजित करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। वह बोल रहा है कौन ऐसा संख्या जो 1875 को विभाजित करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब आपको बोल रहा है कि 1875 में जो ऑप्शन दिया हुआ कौन सा ऑप्शन से डिवाइड करेंगे जो आपका भागफल आएगा वह एक पूर्ण वर्ग होगा। तो आप देखिए इसको ऑप्शन से ही करना बेहतर होगा। तो सबसे छोटी संख्या देखिए 2 है, ऑप्शन में देखिए 2 से भी कर सकता है या तो 3 से, लेकिन जनरली आप देखिए मैं 3 से ही करके देखता हूँ। तो 3 छक 18, सबसे छोटी बोल रहा है तो 2 से करेंगे या तो उससे बड़ी कौन है 3 से। तो मैं 3 से ट्राई कर रहा हूँ कि कट रहेगा। 3 छक 18, यहाँ पे कट गया 7, 3 दूना आपका 6 आ गया 1 और 3 पचे 15। तो लास्ट में आपका कितना गया भागफल 625 है। 625 क्या है एक आपका वर्ग है, आपका एक क्या है वर्ग है, किसका है तो 25 का वर्ग कितना होता है 625, आप जानते हैं। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री राजनीति में शामिल हो गया था और वह पश्चिम बंगाल सरकार में वित्त और वाणिज्य का उद्योग मंत्री है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका अमित मित्रा। अमित मित्रा क्या है एक भारतीय अर्थशास्त्री था, इकोनॉमिस्ट था, और वह अभी क्या है बंगाल में वह अभी आपका फाइनेंशियल मिनिस्टर है आपका वहाँ का बंगाल का। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन है, फास्फोरस एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब फास्फोरस का पहले आपको याद रखना है कि, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम 30 तक आप जरूर इलेक्ट्रॉनिक नंबर याद रखेंगे, 30 कम से कम 30 तत्व का। तो जैसे फास्फोरस का था, फास्फोरस का क्या होता है सबसे पहले आपको जानना है कि आपका परमाणु संख्या कितना होता है। तो परमाणु संख्या फास्फोरस का कितना होता है, तो फास्फोरस का परमाणु संख्या होता है आपका कितना 15। फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है 15। इसका बोल रहा है संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो इसको तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 10 हो गया, लास्ट में क्या बच जाएगा आपका 5। 2 8 10 और 5, तो लास्ट वाला जो संख्या है संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है संयोज मतलब क्या होता है जुड़ना। किसी से कितना संख्या कितना प्रोटॉन आपका ये इलेक्ट्रॉन जुड़ सकता है फास्फोरस का, तो कितना 5, क्योंकि 2 और 8 तो क्या ये अस्थाई है, सिर्फ और सिर्फ कौन यहाँ पे जुड़ सकता है दूसरे से, तो 5, उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 5, समझ गए होंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, अगला क्वेश्चन है देखिए रीजनिंग का, ध्यानपूर्वक इसे पढ़िए। एक पिता ने अपने बेटों को सलाह दी कि चेन्नई से मैंगलोर तक का सबसे छोटा रूट बेंगलुरु से होकर जाता है। इसमें कह रहा है एक पिता जो है अपने बेटे को सलाह देता है कि अगर चेन्नई से मैंगलोर तक का सबसे छोटा रूट जो है अगर बेंगलुरु होकर जाएंगे तो वह चेन्नई से मैंगलोर का सबसे शॉर्ट रूट होगा। तो अनुमान क्या का है, अनुमान इसमें लगाना है, वो तर्क है कि अनुमान देना है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होता है, अगर आप थोड़ा सा उलट पुलट पढ़ेंगे तो ये तुरंत रॉन्ग हो जाएगा। तो बेटा मैंगलोर जाना चाहता है, ये तो 100% है, मैंगलोर जाना चाहता है, तब तो अपने बाप से पूछ रहा है कि भाई पापा से मैं किधर से जाऊँ, इसलिए पापा उसको बोल रहा है कि बेंगलुरु होकर जाएंगे तो सबसे शॉर्ट होगा। अगला है पिता हर किसी को सलाह देता है, इसका मतलब थोड़ा होगा अपना बेटे को बता दिया तो हर किसी को सलाह देगा, तो ज़्यादा तर्क कौन सा सही है, फर्स्ट नंबर, बेटा मैंगलोर जाना चाहता है, पिता हर किसी को सलाह क्यों देगा, इसमें तो ऐसा कुछ तर्क में नहीं बोला गया है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट नंबर।
अगला क्वेश्चन आपका देखिए, श्री एक्स कुमारी वाई के दादा का एकलौते बेटा है और श्री एक्स का कोई भाई या बहन नहीं है और उनके पिता कुमारी वाई के दादा हैं, तो श्री एक्स का कुमारी वाई से संबंध क्या है? आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जरूर कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर नहीं होगा तो अगला सेट में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 67 का। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की किसका इकाई है? आप बहुत जानते होंगे, फेमस क्वेश्चन है। शक्ति को क्या बोला जाता है? पावर। शक्ति को क्या बोला जाता है आपका? पावर। पावर मीन्स क्या होता है? शक्ति। तो शक्ति को क्या बोला जाता है? वाट में। किसको, शक्ति को किस में नापते हैं? वाट में। अब प्रेशर, दाब रहेगा तो उसको पास्कल में नापते हैं। जूल, ऊर्जा का इकाई क्या होता है? जूल होता है। और न्यूटन किसका होता है? तो बल का होता है। दिल्ली डैश नदी के तट पर स्थित है, तो बहुत अभी जानते होंगे, बहुत सा बारिश आ गया था, लाल किला तक घुस गया था, तो किस में आ गया? किसी के तट पर है? यमुना के तट पर। कौन सा बसा हुआ है? दिल्ली शहर आपका। अगला क्वेश्चन है 72-70 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो एमएन पर मिरर रखे जाने पर निम्न से कौन सा चित्र सही मिरर चित्र चित्रित करेगा? मतलब मिरर का आपको दिया हुआ है, एक दर्पण का ऐसे दिया हुआ है आपका इमेज, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जानते हैं इमेज, दर्पण इमेज में क्या होता है? जस्ट उल्टा हो जाता है। अगर ये देखिए आपका इधर दिल बना हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका जस्ट, ये तो राउंड, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन दिल आपका इधर से किधर हो जाएगा? ये साइड से। ये साइड में देखिए ऑप्शन में तो एक ही को यही मतलब मिल रहा है, इधर का सिर्फ इधर हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? सी। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में नारी पोर्टल लॉन्च किया है जो महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है? इसका ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, नया करंट अफेयर आप अपने से याद करेंगे। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, दिए गए वेन आरेख के अनुसार गैर खिलाड़ी या अनुशासित लड़कों की कुल संख्या कितना है? गैर खिलाड़ी मतलब वो खिलाड़ी नहीं है और अनुशासित है, खिलाड़ी नहीं है और वो अनुशासित है, इतना कौन कुल संख्या कितना है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए बॉय का दिया हुआ है, बॉय का जो आपका देखिए यहाँ पर आयत दिया हुआ है, ये बॉय का है। जो आपका सर्किल टाइप का है ये क्या है? एथलेटिक है, लेकिन हमसे पूछा है नॉन एथलेटिक, वो खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। और त्रिभुज वाला क्या है? गर्ल का यहाँ पर लिखा हुआ है। और आपका जो ये सॉरी ये वर्ग इसको बोल सकते हैं, या तो ये छोटी आयत बोल सकते हैं, ये बड़ी आयत। बड़ी आयत किसको बोल रहा है? डिसिप्लिन्ड। तो हमको डिसिप्लिन्ड बताना है और गैर खिलाड़ी। तो देखिए यहाँ पर जो नॉन एथलेटिक है, खिलाड़ी पहले देख लीजिए, जो ये राउंड वाला ये जो लिखा हुआ है इसमें जितना भी आएगा वो क्या होगा? सब के सब क्या है? खिलाड़ी है। उसके बाहर जो होगा वही तो नहीं खिलाड़ी होगा ना। तो लेकिन उसके साथ अनुशासित भी बताना था। अनुशासित वाला घर कौन सा? देख लीजिए आपका अनुशासित का जो घर है आपका ये आपका लंबा वाला है, देखिए। तो और ये राउंड से बाहर होना चाहिए। तो एक देखिए यहाँ पे गौर से देखिए आप, एक जो है वो क्या है? डिसिप्लिन्ड है और आपका एथलेटिक नहीं है, वही एक सिर्फ और सिर्फ एक है। दूसरा आप देख लीजिए कोई भी आपका सटीक आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगता है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए कि और मैं इसको और क्या क्या क्वेश्चन में नया कर सकता हूँ और क्या लग सकता है, आप ज़रूर सुझाव दीजिए हमको, ज़रूर उसमें और नया नया लाने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।